आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो टू वेरिएबल में आपका क्या लीनियर इक्वेशन है उसके आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं। अभी तक आपने क्या किए हैं क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने थे। तो आपने जो भी आपके लीनियर इक्वेशन थी उसको आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, ग्राफ पे दर्शाया। तो एक क्वेश्चन हमने किया था, उसके आधार पे कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। उम्मीद है आपने भी जरूर कोशिश किया होगा, जरूर प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हमने किया था उसके बेसिस पे। तो चलिए आज हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। अब इसमें आपने अभी तक क्या सीखा है एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखा है, वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में सीखा है। क्या होता है वेरिएबल, तो आप पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हैं, चर होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने कि दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं, या तो एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, लेकिन जहां पेयर की बात आ जाती है, युग्म की बात आ जाती है, वहां पे दोनों इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में, यानी पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में जो चर होते हैं वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में एक्स वाई हो गए दूसरे में ए बी हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर पहले में एक्स वाई है तो दूसरे में भी क्या होने चाहिए, एक्स वाई होने चाहिए। ये चीजें हमने सीखी थी। फिर उसके बाद जो इक्वेशन है उनको आप ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ पे कैसे दर्शाओगे, ये भी हमने सीखे थे। इसके आधार पे हमने क्वेश्चन किए थे। तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं उसी बेसिस पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो इनका दोनों चीजों का एक साथ मिला के मूल्य बताया गया है। किसी एक दिन मान लीजिए कि हो सकता है मूल्य इनका चेंज होता रहता हो। तो एक दिन 2 किलो सेब लिए, मान लीजिए मैंने 2 किलो सेब लिए और 1 किलो अंगूर लिए, और उनके कितने रुपए देने पड़े मुझे, 160 रुपए देने पड़े। तो इनका मिला के मूल्य था 160। अब एक महीने बाद, एक महीने बाद अगर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लेते हैं तो उनके 300 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, अब इन दो चीजों से, दो स्टेटमेंट जो आपको दिख रही हैं, एक तो ये स्टेटमेंट दिख रही है मुझे, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो मैंने अंडरलाइन किया, इसीलिए अंडरलाइन किया बच्चों कि आपको पता लग पाए कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है। और एक ये स्टेटमेंट दिख रही है मुझे। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट को अंडरलाइन यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि जो समीकरण हम बनाएंगे, इक्वेशन हम बनाएंगे, वो इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करके बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट का यूज करके पहली हम इक्वेशन बना देंगे या समीकरण बना देंगे। फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करके हम दूसरी इक्वेशन बना देंगे। उसके बाद बोला गया इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बीजीय गणित में हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा एक केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य मानना पड़ेगा। कितना, हम एक्स और वाई मान सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि माना 1 केजी सेब का मूल्य या फिर बोल सकते हैं आप लेट कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स इज इक्वल टू एक्स रुपीज।
ठीक है, x रुपए आप मान सकते हैं 1 केजी सेब का मूल्य। अब अगर 1 केजी अंगूर का मूल्य मानना हो तो कितना मानेंगे आप? 1 केजी अंगूर का मूल्य आप मान लेंगे y रुपीज। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि दोनों के मूल्य सेम हो, एक बराबर हो, इसीलिए हमने सेब का तो x मान लिया और 1 केजी अंगूर का हमने मान लिया y रुपए। अब क्या करेंगे? अब जो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है उससे हम समीकरण बनाएंगे बच्चों। क्या स्टेटमेंट दी गई है? कि 2 केजी सेब लिए और 1 केजी अंगूर लिए, तो 1 केजी सेब का मूल्य पता है मुझे x, तो 1 केजी सेब का अगर x रुपीज में आएंगे 1 केजी सेब, तो 2 केजी सेब कितने में आएंगे? x को हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 2x रुपए में 2 केजी सेब आ जाएंगे। प्लस अंगूर कितने हैं? 1 केजी ही हैं, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y है। तो देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दोनों का मूल्य हमने जोड़ दिया और ये किसके बराबर है? 160 रुपए के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो ये समीकरण पहला हो गया, पहला समीकरण यहाँ पे ये बन जाता है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखिए, दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, तो हम यहाँ पे 4 केजी सेब का मूल्य 4x हो गया और 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो गया, और इसके कितने रुपए देने पड़े हैं? 300 रुपए। ये समीकरण दूसरा बन गया। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रहा है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 बराबर है 300, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप और छोटा बना सकते हैं, इक्वेशन को, समीकरण को छोटी या बड़ी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कॉमन निकाल के कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर अगर हर टर्म किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो तो उस हर पद को आप डिवाइड कर देंगे, लेकिन कंडीशन यही है बच्चों कि सारे के सारे पद डिवाइड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी ये पद दिख रहे हैं मुझे, ये 2 से भाग हो रहे हैं, 4 भी 2 से भाग होगा, 2 भी, और 300 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम समीकरण को छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2x आ गया, प्लस 2y को 2 से भाग दिया तो y आ गया, या फिर 300 को 2 से भाग दिया तो 150 आ गया। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब बच्चों ये सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एक ये तरीका है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते थे, ये 4x प्लस 2y है इज इक्वल टू 300 है, तो यहां से दोनों से कॉमन ले लूंगा मैं, कितना बच गया? ये बच गया 2x, 2x प्लस y इज इक्वल टू 300। अब इस 2 को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, बॉर्डर के दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड कर देगा और ये आ जाएगा 150। तो देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आंसर ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था, आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ये तरीका है। तो बच्चों 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब इन 2 समीकरण का हम क्या करेंगे? हम x और y के लिए इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो समीकरण 1 है वो था 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, यही था समीकरण 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x और y के लिए। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम y को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? y को यहाँ पे हम 0 रख के देखते हैं, y 0 रखा तो x कितना आ जाएगा? अगर हमने पुट y इज इक्वल टू 0 तो x यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 160, और ये 2x है, 2x आ जाएगा 160 के बराबर, क्योंकि y तो 0 हो गया, और x किसके बराबर आ जाएगा? 160 को हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड करेगा। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 2
8 16 और 0 का 0, तो ये 80 आ जाएगा बच्चों, 80। अब उसके बाद हम y की वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने 80 रखी तो क्या आएगा, देखिए आप, अगर y का मान हमने 80 रख दिया तो x प्लस 80y की जगह 80 रख दिया हमने, और ये 160 है। अब 2x 80 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 160 से 80 माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 80, 80 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 80 बटे 2, तो ये आ गया 40। तो अगर हम y को 80 रखते हैं, y की वैल्यू, तो x आ जाता है 40। ये हमने सॉल्व किया बच्चों इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन समीकरण 2 के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे हम करके देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे समीकरण 2 आया था हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, यही था इक्वेशन 2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर y को हम 0 रखते हैं तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो इसमें 2x किसके बराबर आ जाता है, 150 के बराबर, और x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा 150 बटे 2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो 75 के बराबर आ जाएगा। तो y को अगर हमने 0 रखा तो x आ गया 75, ठीक है बच्चों, 75 आ गया। अब देखिए अगर हम y को 70 यहाँ पे रखते हैं, y को अगर 70 रख दिया तो देखिए आप, टू एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 150, 2x इज इक्वल टू 150, 70 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से अगर हम 150 माइनस 70 करेंगे तो 80 आ जाएगा, और x हो जाएगा 80 बटे 2, और ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 40। तो y को 70 पुट किया तो x आ गया 40। अब हमारे पास क्या है कि x और y की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं, ग्राफ पे दिखा सकते हैं बच्चों। तो इसमें x और y की वैल्यू क्या आई है, x अगर 80 है, 80 है तो y 0 है, और x अगर 40 है, 40 है तो y है 80, ठीक है। यहाँ पे x अगर 75 है तो y 0 है, और x अगर 40 है तो y है 70, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं। अब देखिए कि हमें ग्राफ जो बनाना है वो इसी तरह बनाना है, इसी सुविधा के अनुसार हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, कि बच्चों जो ये यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं ये ग्राफ में फिट आ जाएं। तो हम कैसे बनाएंगे ग्राफ, अब देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये माइनस x, ये माइनस y, और एक y। अब बच्चों इनको अगर हम नंबरिंग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, 1 2 3, और आप सोचिए कि ऐसे करते रहे तो 80 तो हमारे इस बोर्ड में आ भी नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 1 को 10 मान लेते हैं, 2 को 20 मान लेते हैं, 3 को 30 मान लेते हैं, 4 को 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह हम देखिए 10-10 के गैप में अगर हम पॉइंट्स मार्क करते हैं तो इजीली फिट आ सकते हैं। हमें बस जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वही तो दिखाने हैं। यहाँ पे आप करके देखें,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 हो गया। ये माइनस में आ जाएगा बच्चों, -10, -20, -30, -40। हालांकि हमारे पास देखिए इनमें माइनस का कोई नंबर है नहीं, ठीक है, तो ये भी -90 तक हम लिख सकते हैं। सेम हेयर, ये भी माइनस आ जाएगा, -90 तक, बट माइनस के हमारे पास नंबर्स नहीं है फिलहाल। अब देखिए कि इसको अगर आप मार्क करेंगे तो कैसे करेंगे पॉइंट्स। सबसे पहली इक्वेशन के आप पॉइंट्स देखिए, 80 और 0, 40 और 80। तो 80 और 0 को मार्क करते हैं। तो सबसे पहले 80 कहाँ पे आएगा, 80 आएगा बच्चों यहाँ पे। और देखिए 0 y यहीं पे होता है, y का 0 यहाँ से शुरू होता है और x 80 यहाँ तक जाता है। तो पहले x 80 यहाँ तक लेके गए, y की तरफ वो चलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हो गया 80 और 0, ये पॉइंट 80 और 0 हो गया। उसके बाद 40 और 80। तो सबसे पहले x पे हम चलते हैं, क्योंकि x 40 है, तो x 40 ये हो गया। और उसके बाद y कितना है, 80 है। आप देख सकते हैं x 40 और y 80 है, तो x 40 तक हम चले गए, फिर y 80 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे ये x 40 और y 80 बनेंगे। x कितना, 40। अब देखिए बच्चों, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इससे हम लाइन बना सकते हैं, ठीक है, लाइन बना सकते हैं इससे हम। ये कौन सी हो गई, ये इक्वेशन हो गई 2x + y = 160, ये इक्वेशन हो गई। अब जो दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण है, उससे जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 75, 0। x 75 है तो y 0 हो गया, और x 40 है तो y 70 हो गया। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x 75 है और y यहाँ पे 0 है। तो x यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 80 है, मतलब इसके एग्जैक्टली बीच में कहीं होगा 75 और 0। तो इसको x 75 और y 0, हम यहाँ पे जो बीच में हमने पॉइंट मार्क किया है वहां पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है x 40 और y 70। तो x 40 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, और y 70 कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, y 70 यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए 70 की सीधाई में ये है और 40 की सीधाई में ये है। अब देखिए इस पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से लेके यहां तक ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये क्या हो गया, ये x है यहाँ पे 40 और y है 70। ये दूसरा जो हमारे पास समीकरण है उसकी लाइन होगी। दूसरा समीकरण कौन सा है बच्चों, दूसरा समीकरण है 2x + y = 150। तो इनको हम ग्राफ पे इस तरह से दर्शा सकते हैं बच्चों। तो इसके हमने देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद आपका होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करके दिखाने हैं बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब एक्सरसाइज 3.1 हमारी यहाँ पे पूरी होती है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 में हम चलते हैं, 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इसको करते हैं, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीख के और उसके बाद हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट के बेस पे ही होते हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पे ही होते हैं आपके क्वेश्चन। तो अब देखिए अभी तक हमने क्या किया है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अभी तक हमने कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है
उससे हम समीकरण बनाते हैं, उससे हम समीकरण बनाते हैं, फिर उसको ग्राफ पे दिखाते हैं, ग्राफ पे दिखा देते हैं बस। ठीक है, यही करते हैं। लेकिन बच्चों उसको हमें सॉल्व भी तो करना होगा, सॉल्व भी तो करना होगा, यानी हल उसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हल भी उसका हम निकालेंगे। अब देखिए, जो हम सॉल्यूशन करते हैं, जो हम हल निकालते हैं, उसके तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके से हम उसका हल निकाल सकते हैं। किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका हल हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि तीन तरीके कौन से होंगे जिससे आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो चलिए वही तीन तरीके हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो केस 1 यहाँ पे आता है। पहला केस आता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनती है। देखिए स्ट्रेट लाइन अभी आपने किया स्ट्रेट लाइन के बारे में कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है यहाँ पे, तो वो हम देखते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगी स्ट्रेट लाइन। एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे। तो इनमें जो भी स्ट्रेट लाइन बनती हैं वो कैसे काट सकती हैं आप यहाँ पे ये देखेंगे। ये मान लीजिए हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 की लाइन हो गई। दोनों समीकरण की लाइन हमारे पास आ गई। अब ये कहाँ पे काट रही है, कहाँ पे काटते हुए आपको दिख रही है? ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको काट रही है। इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काट रही है। तो जितनी बार भी ये स्ट्रेट लाइन काटेंगी उतने ही आपको सॉल्यूशन या फिर उतने ही हल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे काटती हुई नजर आ रही है, इसीलिए यहाँ पे आप बोल देंगे वन सॉल्यूशन होगा इसका, वन सॉल्यूशन मतलब एक हल हम निकाल सकते हैं। ये ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है। तो आप अगर ध्यान देंगे तभी आगे की एक्सरसाइजेज आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक बार ये लाइन आपस में काट रही हैं तो एक सॉल्यूशन होगा। बहुत सिंपल है, एक बारी काटने पे एक सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं। और एक चीज और है जो बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं बच्चों कंसिस्टेंट। इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट या फिर हिंदी में संकर। ठीक है बच्चों, तो ये पहले केस में हो गया कि अगर दो लाइन आपस में काटती हैं तो वन सॉल्यूशन होगा, या फिर आप उल्टा भी देख सकते हैं, अगर वन सॉल्यूशन है तो लाइंस आपस में काट रही होंगी एक पॉइंट पे बस। अब दूसरा केस हम स्टडी करते हैं। तो दूसरा केस क्या है? केस 2। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि वो दो स्ट्रेट लाइन अगर कहीं पे काटे ही ना तो। ऐसा कैसे संभव है कि वो दो लाइन कहीं पे नहीं काटेंगी? ऐसा बच्चों तभी संभव है जब वो दो रेखाएं समांतर हों। ठीक है, दो लाइंस वो पैरेलल हों तो कहीं नहीं काटेंगी। और बच्चों मैंने अभी बताया था कि अगर दो लाइंस आपस में काट रही हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं बच्चों हम? अब एक सॉल्यूशन वहां पे बनता है अगर एक पॉइंट पे काट रही हैं तो, इंटरसेक्ट करती हैं तो। लेकिन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आप बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, उनका कोई हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो देखिए जो इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन
उसको हम बोल रहे थे कंसिस्टेंट, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट असंगत। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और है हमारे पास, उसमें क्या हो सकता है, क्या आप सोच पा रहे हैं तीसरा केस क्या हो सकता है? देखिए, जहां पे हम थर्ड केस की बात करते हैं, केस 3, यहां पे ये भी तो हो सकता है बच्चों कि एक लाइन ये हो, ठीक है, एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन इसी के ऊपर बनी हो। ठीक है, इसी के ऊपर से जा रही हो, तो ये क्या हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही हैं लाइंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, हर पॉइंट पे लाइंस मिल रही हैं। तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। हर पॉइंट पे मैंने बोला भाई जितनी बार लाइन आपस में काटेंगी मिलेंगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे, पर यहाँ तो हर पॉइंट पे लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोल सकते हैं आप? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। या फिर इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को आप आश्रित भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट या फिर आश्रित इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों कि अब क्या कर रहे थे हम, अब तक एक सवाल और हमें एक्सरसाइज 3.1 जैसे क्वेश्चन किए थे। उसमें क्या था कि हमें उतना लंबा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। मतलब जो हमने सवाल किए थे पिछले एक्सरसाइज में, तो हम कितना लंबा सॉल्यूशन कर रहे थे और तब हमें पता लग रहा था कि ग्राफ पे हम दिखा रहे थे, तो हमें पता लग रहा था कि भाई दो लाइन है, हमने दो इक्वेशन थी हमारे पास, पहली इक्वेशन पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो हमें पता लग रहा था कि भाई ये पैरेलल है, ठीक है, हमारी पैरेलल बनी थी, ठीक है क्या, या फिर ये इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं ये, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट करती हैं। तो हम ग्राफ के थ्रू बना रहे थे, तो कितना लंबा सॉल्यूशन हम कर रहे थे। तो अगर हर बारी हमें हर क्वेश्चन का उतना ही लंबा सॉल्यूशन करना पड़े जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई कि हर क्वेश्चन में हम उतना ही लंबा सॉल्यूशन करके और तब हम बता रहे हैं कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन है बताओ, कि अच्छा इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका एक सॉल्यूशन है। उसके लिए हमने बहुत लंबा क्वेश्चन कर डाला। अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए हमें जिससे हम देखते ही क्वेश्चन को, इक्वेशंस को देखते ही पता लगा लें कि हाँ भाई ये इसका एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो तब तो अच्छा रहेगा ना, तब तो बहुत ही इजी रहेगा। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं बच्चों, पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी ट्रिक भी हमारे पास है कि इतना लंबा हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जितने लंबे क्वेश्चन हम सॉल्व करते आए हैं। तो इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। अगर हमारे पास, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये किसके बराबर है, 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये 0 के बराबर है। तो ये दो समीकरण है हमारे पास बच्चों जो कि जनरल फॉर्म में लिखे गए हैं, अभी मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिए हैं। अगर, ध्यान देना बच्चों, ठीक है, अगर पहले और दूसरे समीकरण में हम a1 उठाते हैं और a2 उठाते हैं और इन दोनों को भाग कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे a1 बटे a2, ठीक है, और यहां से उठाते हैं b1 बटे b2,
ठीक है। तो अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखनी है आपने कि दो इक्वेशन है, उनका a1 भी पता है, a2 भी पता है, b1 भी पता है, b2 भी पता है, तो आपका काम हो गया। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, तो आप बोल सकते हैं इसका वन सॉल्यूशन। कितना आसान हो गया ना, इसका वन सॉल्यूशन है, एक हल है। देखिए अब तो आप दो समीकरण आपके सामने देखते ही आप बता देंगे कि अच्छा हाँ इसका तो एक सॉल्यूशन है बस, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ देता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों a1 2 है और a2 3 है, तो मैं 2/3 यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2/3, और b1 3 है, b2 4 है, तो 3/4 में हल पे लिख सकता हूँ। तो देखिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन आएगा जो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर अगले केस की बात करें हम, तो इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, जनरल इक्वेशन, आप इसी को रेफर करोगे, ठीक है। यही है हमारे पास जनरल इक्वेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिख देता हूं। जैसे पहले में तो था a1 बटे a2 नहीं है बराबर किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटे c2 के, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर होती है, तो ये कंडीशन अगर होती है तो आप बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन किस केस में होता था बच्चों, नो सॉल्यूशन हमने सीखा था कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो वही कंडीशन, उसी कंडीशन को ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है। तो इसको बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि नो सॉल्यूशन आएंगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। अब बच्चों नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। कोई हल नहीं किस केस में आता है, समांतर रेखाओं के केस में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें अगली कंडीशन की, तो वो क्या हो सकती है बच्चों, वो हो सकती है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 और इज इक्वल टू c1 बटे c2, ये हो सकती है। तो इस केस में अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो इस केस को हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फिर अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये किस केस में होता है बच्चों, ये उस केस में होता है जब रेखाएं समपाती हो या फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर लाइंस हों, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हों, तो ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। तो ये तीन केस आ गए, तो तीनों केस में आपको पता लग जाएगा कि इसका एक सॉल्यूशन है या एक भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए बच्चों मैथ्स क्या है, मैथ्स यहाँ पे एक गेम की तरह है। गेम की तरह मतलब गेम, आप वीडियो गेम खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई इसमें आपको ऐसे करना है, ये खेलना है, कुछ आपको रूल्स बताए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं। उसके बाद आप उसको स्टार्ट करते हैं खेलना। इसी तरह मैथ्स होता है बच्चों, तो मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस
की जगह आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे आपके फिर क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन करोगे और फिर धीरे धीरे करके जैसे गेम में आपका लेवल हार्ड होता जाता है उसी तरह मैथ्स में भी क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। बस यही है बच्चों। अब देखिए कि इनको आप एक एग्जांपल की मदद से भी आप समझ सकते हैं। जो हमने यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड केस किया है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड केस का देखिए एग्जांपल यहाँ पे, अगर मैं बोलूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था बच्चों, ठीक है, पहली एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे a1 बटे a2 हो गया 2 बटे 4 और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2। फिर b1 बटे b2 कितना हो गया, b1 बटे b2 1 बटे 2 हो गया, ठीक है, और c1 बटे c2 160 बटे 300 हो गया। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 काट दिया और इसको कितने से काट सकते हैं, 2 अठे 16 और 2 इंटू 15। तो ये देखिए 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2, ये तो आ गया, इज इक्वल टू 8 बटे 15। ये बराबर नहीं आया बच्चों, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बच्चा जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स आज हमने सीखी हैं। हमने सॉल्यूशन पता लगाने की ट्रिक्स सीखी हैं, वो भी बिना सॉल्व किए। हमने ये पता लगा लिया कि भाई इसके एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। क्वेश्चन देखते ही आप पता लगा लेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप देखिए एग्जाम्पल करके देखिए, या फिर आपके सामने इस चैप्टर में बहुत सारे दिखेंगे आपको कि लीनियर पेयर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब आप उनको क्या करेंगे, उनमें ये ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उनको आप पता लगाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं। बस देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।